बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं आज तक न्यूज़ और मैं हूं समी। इससे पहले आप इस मिशन की 6 एक साथ सुन चुके हैं और अब 7वीं किस्त मुलाहिज़ा फरमाएं। चंद मिनट बाद जब हम मासी आयशा के घर से रुखसत हुए तो अंगूरी अपने कमरे के दरवाजे पर खड़ी मेरी तरफ देख रही थी। उसकी आंखों में बेबना उदासी थी। अब मेरी समझ में आ गया कि सुबह मकबूल ने किस तैयारी की बात की थी। गांव के चौराहे पर बहुत से लोग जमा थे। 2-3 आदमी ढोल और नफरियां बजा रहे थे। कुछ रेड उम्र आदमी कलंदराना रक्स कर रहे थे। एक बूढ़े ने सब्ज कुर्ता पहन रखा था और उसके सर पर टोपी भी हरे रंग की थी। 4-5 आदमियों ने हरे रंग के झंडे उठाए हुए थे। एक झंडे पर गोटे से कलमा लिखा हुआ था, बाकी झंडों के किनारों पर गोटा लगा हुआ था। बस्ती से जो काफिला रवाना हुआ उसमें मेरे और मकबूल समेत 20-22 अफराद थे, जिनमें मर्द भी थे, औरतें और बच्चे भी। ये काफिला गुलमर्ग के नवा में पीर बाबा की दरगाह पर जा रहा था। हर चांद की पहली जुमेरात को पीर बाबा की दरगाह पर बेले का साथ समा होता था और आज पहली जुमेरात थी। अब सारी बात मेरी समझ में आ गई। हमें गुलमर्ग मतलूबा मुकाम तक पहुंचाने के लिए ये तरीका इख्तियार किया गया था और ज़ाहिर है ये प्लानिंग बहुत पहले और बहुत सोच समझ कर की गई थी। तकरीबन 1 घंटे बाद हमारा काफिला ढोल ताशे बजाता गुलमर्ग शहर से 1 मील दूर उस वसी व अरीज कब्रिस्तान में पहुंच गया जहां बाबा का मजार था। वहां पहले ही से बहुत से लोग जमा थे। मेरा ख्याल था कि वहां पुलिस या फौज के आदमी भी होंगे, मगर दूर दूर तक कोई वर्दी वाला नजर नहीं आ रहा था। शाम हो गई। मीदार पर बिजली की रोशनी का इंतजाम नहीं था। जगह जगह जमीन में गड़ी हुई लकड़ियों पर लालटेनें लटकी हुई थी। अच्छा खासा रश था। कवाली का प्रोग्राम खत्म हो चुका था। लोग जोग दर जोग मीज़ार पर आ रहे थे। पीर बाबा की कब्र जिस हुजरे में थी उसका दरवाजा भिड़ा हुआ था। एक आदमी मुझे धकेलता हुआ उस दरवाजे की तरफ लिए जा रहा था। मैं इधर उधर देख रहा था, मकबूल भी कहीं नजर नहीं आ रहा था। वो आदमी मुझे धकेलता हुआ दरवाजे के अंदर ले गया और फिर दरवाजा बंद हो गया। मैंने मुड़कर उस शख्स की तरफ देखा और चौंक गया। वो कमांडर रशीद था। मीज़ार के उस हुजरे के अंदर ताकचों में सरसों के तेल के दिए जल रहे थे और दिन में अगरबत्तियां सुलग रही थी। हुजरे में चिरागों और अगरबत्तियों का धुआं भरा हुआ था। कमांडर रशीद मुझे कब्र के संगे मरमर के तावीज के पास ले आया। उसने झुककर चंद जगहों पर कब्र में लगे हुए संगे मरमर के टुकड़ों को मखसूस अंदाज में दबाया और फिर कब्र के तावीज दोनों हाथों से एक तरफ धकेलने लगा। कब्र का तावीज संदूक के ढकने की तरह ऊपर उठता चला गया। उसके नीचे खला थी जिसके अंदर सीढ़ियां थी। कमांडर रशीद ने मुझे इशारा किया। मैं झुककर उस खला में उतर गया और ढकना बंद हो गया। नीचे कहीं मदम सी रोशनी नजर आ रही थी। मैं मोहतात अंदाज में सीढ़ियां उतरता चला गया और फिर नीचे पहुंचकर मेरी आंखें हैरत से फैलती चली गई। ये बहुत वसी व अरीज तय खाना था जिनमें असले की कई पेटियां रखी हुई थी और उनके करीबी कमांडर मुहिबुल्लाह, अब्दुल गनी लोन और 3 आदमी खड़े थे। उन सब के होंठों पर मुस्कुराहट थी। कमांडर मुहिबुल्लाह ने दोनों बाहें फैला दी और मैं दौड़कर उनसे लिपट गया। बहुत वसी व अरीज तय खाना था और एक तरफ लकड़ी की बड़ी बड़ी कमोबेश 20-22 पेटियां रखी हुई थी जिनमें मुख्तलिफ किस्म का असलाब भरा हुआ था। उन पेटियों के पीछे 3 लाइट मशीन गन्नें भी नजर आ रही थी। उन मशीन गन्नों को कंधों पर लाद कर आसानी से एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल किया जा सकता था। उनके करीबी 4 बजूका कंधे पर रखकर रॉकेट फायर करने वाले लॉन्चर भी पड़े हुए थे। ये लॉन्चर रूसी साख के थे और उनके करीबी एक खुली हुई पेटी में 1 दर्जन रॉकेट रखे हुए थे। ये रॉकेट भी रूसी साख से थे। जिस कैलिबर के नीचे लॉन्चर थे, कई पेटियों में सब मशीन गन्नें थी। कम से कम 4 पेटियां एमुनेशन से भरी हुई थी। सब मशीन गन्नों की गोलियां खुली भी थी और भरे हुए मैगजीन भी। एक पेटी में गोलियों से भरे हुए लाइट मशीन गन्नों के बेल्ट भी थे। ये तमाम मसला मुझे कमांडर मुहिबुल्लाह ने दिखाया था और मेरे लिए हैरत की बात यह थी कि ये सब का सब असला बिल्कुल नया था जिसे अभी तक इस्तेमाल भी नहीं किया गया था। यह असला मुख्तलिफ छापामार कार्रवाइयों के दौरान भारतीय फौजियों से छीना गया है। कमांडर मुहिबुल्लाह की यह बात सुनकर मुझे हैरत हुई कि वो मेरे दिल की बात कैसे जान लेता था। और ये रॉकेट, उसने रॉकेटों वाली पेटी की तरफ इशारा करके बात जारी रखी। ये रॉकेट भारतीय फौजी के एक लेफ्टिनेंट से खरीदे गए हैं। खरीदे गए हैं? मैं उछल पड़ा। भारतीय फौजी हमारे बदतरीन दुश्मन है। हमारी बस्तियों को तबाह बर्बाद कर रहे हैं और बेगुनाहों को बेदर्दी से मौत के घाट उतार रहे हैं। असला की तलाश के लिए वो हमारे घरों पर छापे मारते हैं। हमें हर तरह से निहत्ता कर देना चाहते हैं ताकि हम उनका मुकाबला ना कर सके। वो ये भी जानते हैं कि हमारे हाथों में किसी भी किस्म का असला उनकी मौत का पैगाम बन जाएगा। ऐसी सूरत में कोई भारतीय फौजी मुजाहिदीन के हाथों अपना असला कैसे फरोख्त कर सकता है?
कमांडर मुहिबुल्लाह खामोशी से मेरी तकरीर सुनता रहा। उसके होंठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट थी। हम एक मकसद के लिए लड़ रहे हैं और वो मकसद है आज़ादी। उस अजीम मकसद के उसूल के लिए हमें अपनी जानों की भी परवाह नहीं। वो कह रहा था, लेकिन भारतीय फौजियों के पेश नजर कोई मकसद नहीं है। वो एक बेमकसद जंग लड़ रहे हैं। वो तो सरकार के मुलाजिम हैं जिनके हाथों में बंदूक थमाकर जंग में झोंक दिया गया है। वो हर महीने मिलने वाली फिगार के लिए बंदूक उठाने पर मजबूर है। अगर वो इनकार कर दें तो उन्हें फौज की नौकरी से निकाल दिया जाएगा और उनके बाल बच्चे भूखे मर जाएंगे। वो इसलिए लड़ने पर मजबूर हैं कि उन्हें अपनी जान बचानी है और जान बचाने के लिए वो जदीद तरीन असला बेदरीग इस्तेमाल करते हैं। लेकिन वो चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर बात जारी रखते हुए कहने लगा, लेकिन जंग ना तो असले से लड़ी जाती है और ना ही नफरी किसी को फतह दिला सकती है। जंग तो जज्बे से लड़ी जाती है, जज्बा जो यहाँ होता है। उसने मेरे सीने पर हाथ मारा। कोई मकसद होगा तो जज्बा भी पैदा होगा, और जब कोई मकसद है ही नहीं तो जज्बा कैसा? और नफरी या तादाद से क्या होता है? भारत सरकार ने 7 लाख फौज कश्मीर की इस जंग में झोंक रखी है, लेकिन अब तक क्या कर लिया है उन्होंने? मजलूमों और बेगुनाहों को बर्बरियत का निशाना बनाने के लिए उन्होंने क्या क्या किया है? निहत्थे और पुरसकून लोगों की बस्तियों पर आग बरसाकर उन्हें खाकस्तर कर देने के अलावा क्या तीर मारा है उन 7 लाख सुरमाओं ने? क्या बेगुनाहों को बेदर्दी से मौत के घाट उतार देने से, हंसती बस्ती बस्तियों को उजाड़ देने और जलाकर राख कर देने से आजादी की ये तहरीक खत्म हो जाएगी? गयूर कश्मीरियों को जज्बा आजादी को कुचल दिया जाएगा? नहीं मेरे दोस्त। उसकी नजरें मेरे चेहरे पर बरकूज थी। मैंने पहली मर्तबा उसे इस तरह बोलते देखा था। नहीं मेरे दोस्त। उसने एक हाथ मेरे कंधे पर रख दिया। जज्बा कभी नहीं मरता और आजादी की किसी तहरीक को कभी नहीं कुचला जा सकता। उसकी बहुत सी मिसालें हमारे सामने हैं। ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं, अफगानिस्तान को ही देख लो। गयूर अफगानियों ने दुनिया की उस वक्त की सबसे बड़ी ताकत सोवियत यूनियन को अफगानिस्तान से बोरिया बिस्तर गोल करने पर मजबूर कर दिया, और ये अफगानिस्तान में इबरतनाक शिकस्त का नतीजा था कि सोवियत यूनियन का शहरादा बिखर गया। हमें वियतनाम और अलजायर को भी नहीं भूलना चाहिए। उन्होंने तवील अरसा तक अपने से कई गुना ज्यादा ताकतवर दुश्मनों के खिलाफ जंग लड़ी और बिलाखिर अपनी मंजिल पर पहुंच गए। बोस्निया और चीचिनिया की मिसालें भी हमारे सामने हैं। आजादी के मतवाले बेसरो सामानी की हालत में ताकतवर दुश्मनों का मुकाबला कर रहे हैं। नफरी और जदीद तरीन असला से कोई जंग नहीं जीती जा सकती। जंग जीतने के लिए जज्बे की जरूरत होती है, और भारतीय फौजियों में ये जज्बा मकफूद है। वो तो तनख्वाह के लिए बंदूक उठाने पर मजबूर है। और एक बात और तुम्हें बता दूं, ये बनिया कौम जो है ना, सिर्फ पैसे को पूजती है। पैसा ही उनका दीन धर्म है। बड़ी बेज़मीर कौम है ये, और ये इस्लाम ने ऐसी भारतीय फौजियों से खरीदा है जिन्हें अपने कौमी मफाद से ज्यादा अपना जाती मफाद अजीज है। वो एक बार फिर खामोश हुआ और चंद लम्हों बाद बात जारी रखते हुए कहने लगा, भारतीय सेना में ऐसे बहुत से सूरमा मौजूद हैं जो ये चाहते हैं कि जब कश्मीर में अपनी ड्यूटी पूरी करके वापस जाएं तो उनकी जेबें नोटों से भरी हुई हों। उनमें मामूली सिपाही से लेकर ब्रिगेडियर तक के आला अफसरान भी शामिल हैं, और वो बेवकूफ ये नहीं समझते कि पैसे के लालच में जो असला वो हमारे हाथ फरोख्त करते हैं वही असला उनके खिलाफ इस्तेमाल होगा और वो खुद भी मारे जाएंगे। जिस लेफ्टिनेंट ने हमारे आदमी के हाथ ये रॉकेट फरोख्त किए हैं, तीसरे ही रोज वो हिंदू लेफ्टिनेंट पतन में मुजाहिदीन के साथ एक झड़प में मारा गया था। आप ठीक कहते हैं कमांडर, मैंने जवाब दिया। मकसद और जज्बा यही दोनों चीजें हैं जो मंजिल तक पहुंचाती हैं। और मैं बात करते करते खामोश हो गया। ढोल और ताशों के शोर की आवाज मेरी समाज से टकराने लगी। कमांडर मुहिबुल्लाह 2-3 कदम उठाकर आगे बढ़ गया। मैं भी सीढ़ियों की तरफ देखने लगा। ऊपर से ढोल और नफरियों की आवाज बदस्तूर सुनाई दे रही थी, और फिर वो आवाज दफतन बंद हो गई, और चंद सेकंड बाद 2 आदमी सीढ़ियों वाले रास्ते से निकलकर हमारे सामने आ गए। उसके 5 मिनट बाद 2 आदमी और अंदर आए। उस वक्त भी ढोल वगैरह की आवाज सुनाई दे रही थी। मैं समझ गया जब किसी ने अंदर आने के लिए उजरे में वाकई कब्र का संगे मरमर वाला तवीज ढकने की तरह उठाया जाता था तो बाहर की आवाजें सुनाई देने लगती थी। तकरीबन 1 घंटे के अंदर इस तय खाने में 14 आदमी जमा हो चुके थे। उन सब के हुलिये बड़े अजीब थे। कई रोज के बड़े हुए शेव, सर के बाल भी बेतहाशा बढ़े हुए। कपड़ों को देखकर लगता था जैसे कई रोज से जिस्म से जुदा ना हुए हों। एक आदमी तो ऐसा था कि जिसके कुर्ते पर 2 जगह प्योंद लगे हुए थे। उन सब के हुलिये देखकर लगता था जैसे वो भिखारी हों, लेकिन वो भिखारी नहीं थे। ये तो किसी करोड़पति से भी ज्यादा दौलतमंद थे। इनके पास तो जज्बे की बेपनाह दौलत थी। इनके पास हौसले की कुव्वत थी। ये उस वादी के अमीन थे जिस पर गास्बों ने कब्जा जमा रखा था, और ये उन गास्बों को यहाँ से निकालने की जिद्दोजहद में मसरूफ थे।
یہ تو ہیروز تھے، کشمیر کے مظلوم عوام کی امیدوں کا مرکز تھے۔ مقبول اور حسن بسال پور سے میرے ساتھ آئے تھے، لیکن وہ اس تہہ خانے میں نظر نہیں آ رہے تھے۔ میں نے ان دونوں کو اوپر ہجوم کے ساتھ کلندرانہ رقص کرتے ہوئے دیکھا تھا اور میرا خیال تھا کہ وہ بھی کچھ دیر میں یہاں پہنچنے والے تھے۔ میں تہہ خانے میں ادھر ادھر دیکھتا رہا۔ اس تہہ خانے میں انسانی کوششوں کا کوئی عمل دخل نہیں تھا اور مجھے یہ اندازہ لگانے میں دشواری پیش نہیں آئی کہ اس تہہ خانے کا مارد وجود میں آنے میں بھی پانی کا کمال تھا۔ ہو سکتا ہے کسی زمانے میں اونچے پہاڑوں سے آنے والا پانی اس جگہ کوئی راستہ پا کر زمین کے اندر داخل ہو گیا ہو اور پھر اندر ہی اندر چٹانوں کو اس طرح کاٹتا رہا ہو کہ زیر زمین غار بن گئے۔ یہ عمل بھی صدیوں بعد پائے تکمیل کو پہنچا ہوگا۔ دیواریں ناہموار اور کٹی پھٹی تھی، کئی جگہوں پر تنگ سی دراڑیں نظر آ رہی تھی، فرش بھی ناہموار اور اونچا نیچا تھا۔ قبرستان کے نیچے یہ قدرتی تہہ خانہ جیسا بھی تھا مجاہدین کے لیے ایک بہترین پناہ گاہ بنا ہوا تھا۔ عبدالغنی لون اس وقت میرے قریب ہی کھڑا تھا۔ میں نے اس تہہ خانے کے بارے میں دریافت کیا تو وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا، میری معلومات کے مطابق 60 سال پہلے یہاں پہلی قبر بنی تھی۔ وہ کہہ رہا تھا پرانا قبرستان گلمرگ شہر کے دوسری طرف ہے، وہاں جگہ نہ بچی تو یہاں قبرستان بنا لیا گیا۔ ہندوستان کے بٹوارے کے بعد کشمیر کا مسئلہ پیدا ہوا تو اس قبرستان کی آبادی میں بھی اضافہ ہونے لگا۔ آزادی کی تحریک جیسے جیسے زور پکڑتی گئی، یہ قبرستان بھی پھیلتا چلا گیا۔ تقریباً 30 سال پہلے وہ ایک لمحے کو خاموش ہوا، پھر بات جاری رکھتے ہوئے کہنے لگا، تقریباً 30 سال پہلے یہاں ایک قبر کھودی جا رہی تھی تو زمین کے نیچے کی مٹی بیٹھتی چلی گئی اور قبرستان کے نیچے اس وسیع و عریض غار کا انکشاف ہوا۔ اس غار کو راز میں رکھا گیا اور یہاں ایک حجرہ تعمیر کر کے ایک ضعیف العمر آدمی کو بٹھا دیا گیا۔ وہ بڑا اللہ لوگ تھا، کچھ لوگ اس کے پاس اٹھنے بیٹھنے لگے، اس طرح وہ پیر بابا کے نام سے مشہور ہو گیا۔ 10 سال پہلے پیر بابا کا انتقال ہوا تو اس کی قبر پر بھی ایک حجرہ تعمیر کر دیا گیا۔ اسی دوران یہ پختہ قبر بھی تعمیر کر لی گئی۔ تہہ خانے کے راستے کو چھپانے کا یہی ایک بہتر طریقہ تھا۔ یوں تو بھارتی وحشی فوجی جنازوں پر فائرنگ کرتے ہیں اور کوئی شبہ ہونے پر قبریں تک کھود ڈالتے ہیں، لیکن اس مزار پر انہیں آج تک کوئی شبہ نہ ہو سکا۔ یہ تہہ خانہ مجاہدین کے لیے پچھلے 10-15 سال سے ایک چھوٹے سے اسلحہ ڈپو کا کام دے رہا ہے۔ یہاں جمع ہونے والے اسلحے کو روکا نہیں جاتا، وقتاً فوقتاً مجاہدین میں تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ ضرورت کے وقت مجاہدین یہاں پناہ بھی لے لیتے ہیں۔ گلمرگ اور اس کے قرب و جوار میں چھاپا مار کارروائیوں میں ہمارا پلہ اس لیے بھی بھاری رہتا ہے کہ یہاں سے ہمیں ضرورت کا اسلحہ مل جاتا ہے، اور بھارتی فوجی آج تک یہ سراغ نہیں لگا سکے کہ ان کی ناک کے عین نیچے بہت بڑی چھاؤنی سے محض 1.5 میل کے فاصلے پر ہمارا یہ اڈا موجود ہے۔ وہ چند لمحوں کو خاموش ہوا، پھر بات جاری رکھتے ہوئے کہنے لگا، لیکن جب سے شہر کے جنوب میں بھارتی فوج کا وہ کیمپ اور گولہ بارود کا ڈپو بننا شروع ہوا ہے، اس علاقے میں ہماری سرگرمیاں محدود ہو کر رہ گئی ہیں اور آج اس ڈپو کے خلاف کارروائی کا پروگرام ہے۔ یہ تو مجھے پہلے ہی علم ہو چکا تھا کہ اس بھارتی فوجی کیمپ کے خلاف کارروائی میں مجاہدین شریک ہوں گے، ان میں میرا نام بھی شامل ہے اور اس لیے مجھے یہاں بھی لایا گیا تھا۔ دوسرے مجاہدین کو بھی اس طرح خفیہ طور پر یہاں جمع کیا جا رہا تھا، لیکن اپنے آپ کو ایک بڑی کارروائی کے اس قدر قریب دیکھ کر میرے جسم میں سنسنی کی لہریں دوڑ گئی تھی۔ اسی دوران 4 آدمی اور آ چکے تھے اور پھر کمانڈر محب اللہ نے مجھے اشارے سے اپنے قریب بلا کر ایک نوجوان مجاہد کے حوالے کر دیا۔ آج کی کارروائی کے دوران تم لائٹ مشین گن سنبھالو گے، اکبر کے ساتھ جاؤ، یہ تمہیں LMG چلانا سکھا دے گا، زیادہ مشکل نہیں ہے، تم چند منٹ میں سیکھ لو گے۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ آٹومیٹک رائفل اور سب مشین گن کے استعمال میں تو مجھے خاصی مہارت ہو چکی تھی اور اب لائٹ مشین گن میرے بدن میں برقی لہریں سی کوندنے لگی۔ اکبر نے ایک لائٹ مشین گن اٹھا کر ایک طرف رکھ دی، اس کے آگے نال کے ساتھ ایک طرف سٹینڈ لگا ہوا تھا جس سے گن کی نال کچھ اور اوپر اٹھ گئی تھی، لیکن اپنی مرضی سے اسے حرکت دی جا سکتی تھی۔ یہ گن زیادہ وزنی نہیں ہے، اکبر بتا رہا تھا، اسے کندھے پر رکھ کر بڑی آسانی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جایا جا سکتا ہے اور اس کا استعمال بھی زیادہ مشکل نہیں ہے۔ چند لمحوں کو وہ خاموش ہوا، پھر مجھے گن کے پیچھے پوزیشن میں بٹھا دیا اور اس کے استعمال کے بارے میں بتانے لگا کہ کس طرح بیلٹ لوڈ کیا جاتا ہے، لاکر، ٹرائگر اور گرپ کہاں ہونی چاہیے، وغیرہ وغیرہ۔ ایسے اسلحے کی ٹریننگ کے لیے اگرچہ خاصا وقت درکار ہوتا ہے، لیکن مجاہدین کے پاس نہ تو کوئی ٹریننگ کیمپ تھا اور نہ ہی اتنا وقت۔ وہ ہر قسم کے اسلحے کا استعمال چند منٹوں میں سیکھ لیتے تھے اور دشمن کے خلاف چھاپا مار کاروائیاں ہی ان کی اصل ٹریننگ تھی۔
मैंने आधे घंटे में LMG का इस्तेमाल सीख लिया और बेल्ट चढ़ाकर भी दिखाया और दूसरे फंक्शन के इस्तेमाल का भी मुजाहरा किया। गुड, अकबर मुस्कुरा दिया, तुम वाकई ज़हीन आदमी हो। इसका बेल्ट आमतौर पर पेटी में होता है और गन्स के साथ इसका हेल्पर भी होता है जो बेल्ट के फंक्शन का ख्याल रखता है, लेकिन हमारे पास ज्यादा आदमी नहीं होंगे, गोलियों वाला बेल्ट भी तुम्हें ही उठाना पड़ेगा। इस तरह उसने अपनी पेटी में से गोलियों से भरा हुआ बेल्ट निकालकर अपने जिस्म पर लपेट लिया और फिर मैंने भी उसे बेल्ट अपने जिस्म पर लपेट कर दिखाया। हजारों गोलियों का बेल्ट था और खासा वजनी था, लेकिन मेरा ख्याल था कि मैं बेल्ट और LMG उठाकर पहाड़ियों में कई मील तक बेतकान चल सकता था। अकबर मेरी कारकर्दगी से मुतमईन हो गया और फिर कुछ दूसरी बारीकियां समझाने लगा। उससे बातें करते हुए मैं वक्तन फवक्तन इधर उधर भी देख रहा था। बाज दूसरे आदमियों को भी LMG और रॉकेट चलाने के बारे में बताया जा रहा था। एक बड़ी कार्रवाई से पहले यही वो मुख्तसर लम्हात थे जब इन मुजाहिदीन को वो असला चलाने की तरबियत दी जा रही थी जो उन्होंने पहले कभी इस्तेमाल नहीं किया था, और यहाँ पर मौजूद कमांडर उनकी इस तरबियत से मुतमईन थे। इसी दौरान तय खाने के कोने में जाकर एक आदमी ने केरोसिन ऑयल के चूल्हे पर बगैर दूध के चाय बनाई। यहाँ इससे पहले शायद इससे भी ज्यादा तादाद में मुजाहिदीन आते रहते थे, इसलिए मगों और प्यालों की कमी नहीं थी। चाय तकसीम करने के साथ उसने जमीन पर चादर बिछाकर एक बड़ी सी पोटली खोल दी जिसमें नमक मिले आटे की रोटियों का ढेर लगा हुआ था। हर शख्स अपने हिस्से की रोटी लेकर अपनी अपनी जगह पर बैठ गया। मैंने भी एक रोटी ली और नवाले तोड़ तोड़ कर कहवे के साथ खाने लगा। खाने से फारिग होकर कमांडर मुहिबुल्लाह, कमांडर रशीद और अब्दुल गनी लोन इकट्ठे बैठ गए। हम लोग भी उनके गिर्द जमा हो गए। कमांडर मुहिबुल्लाह जमीन पर भारतीय फौजी कैंप की लोकेशन का नक्शा बनाकर हमले के प्रोग्राम को फाइनल टच देने लगा। उस वक्त मुझे पता चला कि इस कार्रवाई में कमांडरों समेत 24 मुजाहिदीन हिस्सा लेने वाले थे। 18 तो इस तय खाने में मौजूद थे, जबकि बाकी 6 के बारे में पता चला कि वो भारतीय फौजी कैंप के आसपास मुख्तलिफ जगहों पर पहुंच चुके हैं, जो हमारे सिग्नल सुनकर इससे आगे हमारी रहनुमाई करेंगे। तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक कैंप पर हमला 3 मुख्तलिफ इतराफ से किया जाना था। इस तरह मुजाहिदीन भी 3 पार्टियों में तकसीम हो जाते। हर पार्टी में 8 मुजाहिदीन होते। एक पार्टी का हेड कमांडर मुहिबुल्लाह था, दूसरी पार्टी की कमान कमांडर रशीद को सौंपी गई, जबकि तीसरी पार्टी की क़ियादत अब्दुल गनी लोन के सपुर्द की गई थी। हर पार्टी को कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद मुख्तलिफ सिमतों में फरार हो जाना था। मैं कमांडर मुहिबुल्लाह की पार्टी में था और हमें इंतहाई जुनूब की तरफ से कैंप पर हमला आवर होना था। ये भी तय हो चुका था कि हर पार्टी किसी सिग्नल का इंतजार किए बगैर ठीक 4 बजे अपनी कार्रवाई शुरू कर देगी। वो फौजी कैंप उसी कब्रिस्तान से तकरीबन 5 मील के फासले पर था। रास्ता पहाड़ी और खासा दुश्वार गुजार था, जिसे तय करने में कुछ वक्त लग सकता था। कमांडर मुहिबुल्लाह का हुक्म सुनते ही हम तैयारी करने लगे। मैंने लाइट मशीन गन की गोलियों वाला बेल्ट इस तरह अपने सीने और बाकी जिस्म पर लपेट लिया कि जरूरत के वक्त जिस्म से अलग करके इस्तेमाल किया जा सके। LMG मैंने दाएं कंधे पर लाद ली। कमर पर बंधे पटके में मैंने एक पिस्तौल और उसके चंद मैगजीन भी अड़स लिए थे। हर पार्टी में एक एक रॉकेट लॉन्चर बरदार भी शामिल था। इस तरह 4-4 रॉकेट भी उन तीनों के हिस्से में आए थे। उन्होंने रॉकेट चादरों में लपेटकर पुष्ट पर लाद लिए थे। हर पार्टी में 2-2 लाइट मशीन गन्ने थी। पिस्तौल या रिवाल्वर हर एक के पास थे। इनके अलावा किसी के पास सब मशीन गन थी और किसी के पास ऑटोमेटिक राइफल। बाद लोगों की बेल्टों में हैंड ग्रेनेड भी थे। हम लोग ठीक 1 बजे उजरे में वाक़े कब्र के रास्ते उस तय खाने से रुखसत होना शुरू हो गए। सबसे पहले कमांडर रशीद की पार्टी वहां से रवाना हुई। उसके बाद अब्दुल गनी लोन 15 मिनट के वक्फे से अपनी पार्टी लेकर रुखसत हो गया और उसके 15 मिनट बाद कमांडर मुहिबुल्लाह की रहनुमाई में हम भी एक एक करके बाहर आ गए। हुजरे में एक बूढ़ा दरवेश बैठा हुआ था। आखिरी आदमी के बाहर आते ही उसने कब्र पर पर्दा डाल दिया और हमारे साथ ही हुजरे से बाहर आ गया। हर तरफ गहरा सन्नाटा था और तारीकी थी। ये चांद की पहली जुमेरात थी और गालिबन 4 तारीख थी, लेकिन चौथी का चांद बहुत पहले आसमान से रुखसत हो चुका था और कोई और वक्त होता तो मैं आधी रात के वक्त कब्रिस्तान में आने की हिम्मत भी न कर पाता। लेकिन अब सूरत-ए-हाल दूसरी थी। इस तारीकी और सन्नाटे का मुझ पर कोई असर नहीं था। हम कब्रिस्तान की पिछली तरफ से निकलकर पहाड़ियों की तरफ जा रहे थे। मैंने एक मरतबा मुड़कर बाईं तरफ देखा। तकरीबन 1.5 मील दूर नशेब में गुलमर्ग शहर नींद की आगोश में था। शहर में कहीं कहीं बत्तियां जिलमिलाती हुई नजर आ रही थी। शहर से परे कदरे बाईं जानिब भारतीयों की छावनी थी। हम मुसलसल जुनूब की तरफ हटते हुए पहाड़ियों में दाखिल हो गए। कमांडर मुहिबुल्लाह सबसे आगे था, मैं उसके पीछे चौथे नंबर पर था। उन्हीं पहाड़ियों में चलते हुए मैं तकरीबन 5 मील का फासला तय करना था। हम मुनासिब रफ्तार से आगे बढ़ रहे थे।
LMG खासी वजनी थी। मैं उसे कभी एक कंधे पर मुंतकिल करता और कभी दूसरे कंधे पर। शुरू में तो ये मुझे कुछ वजनी लगी थी, लेकिन अब मैं इसका आदी हो गया था। तकरीबन 2 मील का फासला तय करने के बाद हम एक कुशादा नदी में उतर गए। नदी अगरचे गहरी थी, लेकिन जगह जगह बड़े बड़े पत्थर पड़े हुए थे। हम उन पत्थरों में उछलते हुए नदी पार कर गए। कुछ दूर तक हम नदी के साथ साथ चलते रहे, फिर पहाड़ियों में दाखिल हो गए। इस मर्तबा हम मुसलसल बुलंदी की तरफ जा रहे थे। रास्ता बड़ा कठिन था और वो टुकड़ा तो बहुत खतरनाक था जो एक अमूदी चट्टान के साथ साथ वाक़ था। चट्टान के साथ 3-4 फुट चौड़ी किगरी बाहर को निकली हुई थी, जिसके दूसरी तरफ 250-300 फीट गहरा खूड था। जरा सी लग्जश मौत के मुंह में धकेल सकती थी। मैंने एक हाथ से बाएं कंधे पर लदी हुई LMG को संभाल रखा था और दूसरा हाथ चट्टान पर जमाए मोहतात अंदाज में कदम उठाता हुआ आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहा था। तेज हवा मुझे बार बार पीछे धकेल रही थी। मैं चट्टान के साथ लगा आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ता जा रहा था और मिलाकर 7 मिनट में पुल सिरात की तरह वो खतरनाक रास्ता तय करके दूसरी तरफ पहुंच गया। हम रुके बगैर मुसलसल चलते रहे। मेरे जिस्म पर लिपटा हुआ गोलियों का बेल्ट भी खासा वजनी था और कंधे पर लदी हुई LMG भी भारी थी। ऊंचे नीचे रास्तों पर चलते हुए मेरा सांस फूलने लगा और मेरा ख्याल है तकरीबन 2.5 घंटों तक मुसलसल चलते रहने के बाद हम एक जगह रुके थे। यहाँ चिनार के चंद ऊंचे दरख्त थे। तेज आवाज से उनकी शाखें झुकी जा रही थी और पत्तों के आपस में टकराने से पैदा होने वाली आवाजों से यूं लगता था जैसे सैकड़ों परिंदे बैक वक्त फुड़फड़ा रहे हों। मेरे तमाम साथी पत्थरों पर बैठ गए। मैं भी LMG कंधे से उतार कर एक पत्थर पर बैठ गया और गहरे गहरे सांस लेने लगा। कमांडर मुहिबुल्लाह हम सबसे चंद गज आगे चला गया था। वो कुछ देर तक तारीकी में घूरता रहा था। फिर यकदम भेड़िए की आवाज सुनकर मैं उछल पड़ा, लेकिन फौरन ही संभल गया। आवाज सुनकर मैं समझा था कि कोई भेड़िया अचानक ही कहीं से इस तरफ आ निकला है, लेकिन फिर अपनी समाकत पर मुस्कुराए बगैर ना रह सका। वो कमांडर मुहिबुल्लाह था जो मुंह से भेड़िए की आवाज निकालकर किसी को मखसूस सिग्नल दे रहा था। कमांडर मुहिबुल्लाह के खामोश होने पर भेड़िए की आवाज एक बार फिर सुनाई दी। ये आवाज कुछ दूर से आती हुई महसूस हुई थी। कमांडर मुहिबुल्लाह ने जवाब दिया। दूसरी तरफ से भी जवाब मिला और फिर खामोशी छा गई, मगर ये खामोशी ज्यादा देर तक बरकरार न रह सकी। 2 मिनट बाद ही छोटे छोटे पत्थरों के लुढ़कने की आवाज सुनाई देने लगी। साफ लग रहा था कि कोई आदमी मोहतात अंदाज में चल रहा है और फिर चंद सेकंड बाद ही वो शख्स सामने आ गया। वो मकबूल था। अब ये बात मेरी समझ में भी आ गई कि मकबूल और हसन खान बाबा की दरगाह पर आने के बाद कहाँ गायब हो गए थे। उन्हें गालिबन हर हरावल दस्ते के तौर पर आगे भेज दिया गया था और उस मुकर्रर जगह पर सिग्नल पाकर मकबूल सामने आ गया था, जबकि मेरे ख्याल में हसन भी कुर्बो जवार में कहीं मौजूद होगा। मकबूल ने स्याह लंबा चोगा किस्म का कुर्ता पहन रखा था, सर पर टोपी भी काली थी। उसके हाथ में सब मशीन गन थी और कमर पर बंधे हुए पटके में कई फाजिल मैगजीन अड़से हुए थे। क्या सूरत हाल है? कमांडर मुहिबुल्लाह ने पूछा। उसकी आवाज सरगोशी से ज्यादा बुलंद न थी। सब ठीक है, मकबूल ने जवाब दिया। हमारा वो रास्ता बिल्कुल महफूज है और कैंप में भी कोई गैर मामूली सरगर्मी दिखाई नहीं देती। निगरान चौकियों पर भारी मशीन गन्ने नस्ब है और हर चौकी पर 2-2 फौजी बैठे हुए हैं। निगरान चौकी पर सर्च लाइट भी जल रही हैं, जिनसे खारदार बाढ़ के साथ साथ अंदर और बाहर चंद फुट तक का इलाका रोशन है। उस रोशनी की वजह से बाढ़ तक पहुंचना मुमकिन नहीं है। नामुमकिन का लफ्ज हमारी लुगत में नहीं है, कमांडर मुहिबुल्लाह ने कहा। आगे बढ़ो, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। कमांडर का इशारा पाकर हम सब अपनी जगह से उठ गए और मकबूल के पीछे पीछे एक कितार में चलने लगे। दरख्तों के झुंड से निकलकर एक बड़ी चट्टान के दूसरी तरफ आते ही मैं चौंक गया। बाईं तरफ किसी कदर नशेब में रोशनियों की कितार नजर आ रही थी। ये रोशनियां कहीं ज्यादा बुलंदी पर थीं और कहीं किसी कदर नीचे। ये सर्च लाइट्स उन टावर नुमा निगरान चौकियों पर नस्ब थी जो बाढ़ के साथ थोड़े थोड़े फासले पर बनी हुई थी। तकरीबन 100 गज का फासला तय करने के बाद हम एक दराड़ में दाखिल हो गए। ये दराड़ इस कदर कुशादा थी कि इसमें 2 आदमी पहलू व पहलू चल सकते थे। ये दराड़ दरअसल आबी गुजरगाह थी। बरसात के दिनों में पहाड़ियों की बुलंदियों से आने वाला पानी एक नाले की सूरत में यहाँ से गुजरता था। हम मुसलसल नशे में उतर रहे थे और फिर बुलंदी की तरफ जाने लगे और बिलाकर एक जगह रुक गए। यहाँ दाएं बाएं भी खुद थे जिनमें आसानी से छुपा जा सकता था। कमांडर मुहिबुल्लाह ने बड़े मोहतात अंदाज में सर उठाकर ऊपर देखा, फिर नीचे झुककर नहायत मदम आवाज में हमें हदायत देने लगा। सब अपना अपना असला तैयार करने लगे। इस कदर एहतियात से काम लिया जा रहा था कि मामूली सी आवाज भी पैदा नहीं हो रही थी।
कोई मामूली सी आवाज भी हवा के दोष पर दुश्मन के कानों तक पहुंच सकती थी। मैंने LMG कंधे से उतार ली थी, लेकिन बेल्ट अभी नहीं उतारा था क्योंकि गन को उस जगह फिट नहीं करना था। मैंने सर उठाकर ऊपर देखा और उसके साथ ही मेरे जिस्म में सिनसनी की लहरें सी दौड़ने लगी। हमसे तकरीबन 50 गज आगे ऊंची जगह पर वो खारदार बाड़ थी, जिसके साथ वाच टावर बने हुए थे, और उस बाड़ के दूसरी तरफ किसी कदर नशेब में कई फौजी बैरकें नजर आ रही थी। कई खैमे भी थे, एक तरफ लातादाद ट्रक भी खड़े थे। इस वसी व अरीज इलाके में जगह जगह बत्तियां जल रही थी। उनकी रोशनी ही की वजह से वो सब कुछ देखना मुमकिन हो सका था। एक वाच टावर हमारे बिल्कुल सामने था। उसकी बुलंदी तकरीबन 15 फुट थी। उसकी जगह पर भी एक बल्ब जल रहा था, जिसकी रोशनी में टावर पर नस्ब भारी मशीन गनें साफ नजर आ रही थी। 2 फौजी थे, जिनमें एक गन के सामने अलर्ट बैठा था और दूसरा उसके करीब खड़ा सिगरेट के कश लगा रहा था। उसके कांधे पर भी सब मशीन गनें लटकी हुई थी। कमांडर मुहिबुल्लाह ने हम सबको समझा दिया था कि किसको क्या करना है, और फिर उसने मकबूल को इशारा किया। वो खुद में जमीन पर झांकता हुआ बाईं तरफ चलता गया। मेरे दिल की धड़कनें खौफनाक हद तक तेज हो गई थी। मुझे वो वक्त याद आ गया जब हमने श्रीनगर गुलमर्ग रोड पर किसी जगह भारतीय फौजी काफिले पर हमला किया था। वो सूरत-ए-हाल कुछ और थी। हमने ट्रकों के चलते काफिले पर घात लगाकर हमला किया था। भारतीय फौजियों को संभलने का मौका भी ना मिल सका था, लेकिन यहाँ सूरत-ए-हाल मुख्तलिफ थी। दुश्मन अलर्ट बैठा था, थोड़े थोड़े फासले पर मशीन गनें तैयार थी। यहाँ जबरदस्त मुकाबले की तवक्को थी। कमांडर मुहिबुल्लाह मेरे साथ ही था और बार बार कलाई पर बंधी हुई रेडियम डायल वाली घड़ी देख रहा था। मेरे बिल्कुल सामने होने की वजह से उसकी घड़ी मुझे भी दिखाई दे रही थी। 4 बजने में 1 मिनट बाकी था, और फिर ठीक 4 बजे खामोश फिजा फायरिंग की आवाज से गूंज उठी। ये फायरिंग उस तरफ से हुई थी जिस तरफ मकबूल गया था। हसन पहले से वहां मौजूद था। 4 बजते ही उन्होंने फायर खोल दिया था। उन दोनों की तरफ से पहला ब्रेस्ट फायर होते ही वाच टावर से भारी मशीन गन का फायर खोल दिया गया था। गोलियों की बारिश उस तरफ हो रही थी जहां से तकरीबन 30 गज के फासले पर मकबूल और हसन फायरिंग कर रहे थे। हम कमांडर मुहिबुल्लाह के हुक्म के इंतजार में बिल्कुल तैयार बैठे थे। तकरीबन उसी वक्त हमारे 200 गज दाएं और इतने ही फासले पर बाईं तरफ भी जबरदस्त फायरिंग की आवाजें गूंजने लगी थी। अब्दुल गनी लोन और कमांडर रशीद की पार्टियों ने भी कार्रवाई शुरू कर दी थी। मशीन गन से जबरदस्त फायरिंग हो रही थी और फिर एकदम उस तरफ तारीकी छा गई। मकबूल या हसन की किसी गोली ने सर्च लाइट्स तोड़ दी थी। टावर कैबिन की छत पर बल्ब जल रहा था और वो दोनों फौजी साफ नजर आ रहे थे। कमांडर मुहिबुल्लाह ने भी आड़ लेकर सब मशीन गन से फायर खोल दिया। टावर पर मशीन गन से फायर करने वाला अपनी जगह से उछला और ढेर हो गया। मशीन गन खामोश हो गई। दूसरा फौजी अपनी सब मशीन गन छोड़कर हैवी मशीन गन की तरफ लपका, लेकिन इससे पहले कि वो मशीन गन पर हाथ रखता, मकबूल या हसन की गोली ने उसे भी चाट लिया और वो उछलकर चीखता हुआ टावर से नीचे गिरा। मकबूल, टावर पर पहुंचो, हरी आप! कमांडर मुहिबुल्लाह ने चीखकर उसे हुक्म दिया। बाड़ के करीब पहुंचो और फायर खोल दो। उसके साथ ही वो खुद भी उचक गड्ढे से बाहर निकल आया। मैंने LMG ऊपर रख दी और उचक कर गड्ढे से बाहर निकल आया और गन उठाकर खारदार तारों वाली बाड़ की तरफ दौड़ा। उस कैंप के बारे में हमारे कमांडरों के अंदाजे कुछ गलत निकले थे या उन्हें पूरी मालूमात हासिल नहीं हुई थी। मेरा अंदाजा भी यही था कि बाड़ के साथ वाले वाच टावर पर गन्नों के अलावा मजीद हिफाजती इंतजामात नहीं होंगे, लेकिन भारतीय फौजी इतने बेवकूफ तो हरगिज नहीं थे कि इतने बड़े स्ले डिपो को महज निगरान चौकियों के रहमो करम पर छोड़ देते। बाढ़ से तकरीबन 100 गज अंदर की तरफ कई जगहों पर मिट्टी की बोरियां रखकर मोर्चे बने हुए थे जिनमें भारी मशीन गनें नस्ब थी। दिन के वक्त धूप से बचने के लिए उन मोर्चों पर साहिबान तने हुए थे जिनकी वजह से उनकी निशानदेही हो रही थी। पहाड़ियां हैवी लाइट और सब मशीन गनों की फायरिंग से गूंज रही थी। कमांडर रशीद और अब्दुल गनी लोन की पार्टियों ने भी भरपूर हमला किया था और वो भी बाढ़ की 2 निगरान चौकियों पर कब्जा कर चुके थे और उनके आदमियों ने हैवी मशीन गनों का रुख कैंप की तरफ मोड़ दिया था। मकबूल भी सामने वाले टावर पर पहुंच गया। उसने सबसे पहले तो ऊपर लगे हुए बल्ब को उड़ा दिया और फिर गन का रुख मोड़कर कैंप पर आग बरसाने लगा। मैं बाढ़ से चंद फीट के फासले पर रुक गया। LMG को अपने सामने रखा और बड़ी फुर्ती से अपने जिस्म पर लपेटता हुआ गोलियों वाला बेल्ट उतारकर जमीन पर फैला दिया और बेल्ट का एक सरा गन में फिट करने लगा। इस सारे अमल में मुझे 1 मिनट से ज्यादा नहीं लगा था, लेकिन मैं अभी गन के सामने पोजीशन नहीं ले पाया था कि कैंप के अंदर से गोलियों की बारिश होने लगी। सुर्ख दुखते हुए अंगारे मूसलाधार बारिश की तरह हमारी तरफ लपक रहे थे। कई गोलियां मेरे सर के ऊपर से गुजर गईं। मैं बड़ी फुर्ती से जमीन पर लेट गया और गन संभाल ली और ट्राइगर खींच लिया। तड़तड़ाहट की खौफनाक आवाज से गन अंगारे उगलने लगी।
दुश्मन की चलाई हुई गोलियां मेरे आसपास गिर रही थी, जिसे एक बड़े पत्थर की आड़ हासिल की गई थी। कई गोलियां उस पत्थर पर लगी थी। अगर मेरे सामने वो पत्थर ना होता तो मैं छिलनी हो चुका होता। महाज पूरी तरह गर्म हो चुका था। मेरे पूरे जिस्म में सिनसिनी की लहरें सी दौड़ रही थी। दुश्मन से इस तरह बाकायदा मुकाबले का ये मेरे लिए पहला मौका था। और हैरत की बात थी कि मैं अपने आप में सिनसिनी तो महसूस कर रहा था, लेकिन ज़हन पर किसी किस्म का खौफ नहीं था। नासिर, रॉकेट फायर करो। वो सामने दाईं तरफ वाली बैरकों पर कमांडर मुहिबुल्लाह की चीखती हुई आवाज सुनाई दी। मैंने दाईं तरफ देखा। नासिर मुझसे 5 गज के फासले पर था। उसने लांचर में रॉकेट लोड किया और बंदूका कांधे पर रखा और इस तरह जमीन पर पोजीशन लेकर बैठ गया कि एक घुटना जमीन पर टिका हुआ था और दूसरा घुटना खड़ा था। वो निशाना लेने के लिए लांचर को आहिस्ता आहिस्ता हरकत दे रहा था कि सामने से जबरदस्त फायर आया और लातादाद गोलियां मेरे सर के ऊपर से गुजर गई। नासिर भी बड़ी फुर्ती से नीचे गिर गया था। फायर! कमांडर मुहिबुल्लाह चीखा। नासिर, रॉकेट फायर करो और ज़ुबैर, तुम ट्रकों को निशाना बनाओ। भारतीय कैंप में अब भगदड़ सी मच गई थी। फौजियों ने बदआवाज होकर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी थी। वो उस तरफ भी फायर कर रहे थे जहां उनके मुकाबले पर कोई न था। नासिर एक बार फिर पोजीशन लेकर बैठ गया। इस मर्तबा उसने रॉकेट फायर करने में ज्यादा देर नहीं लगाई थी। उसकी ये कोशिश रायगान नहीं गई। रॉकेट एक बैरक पर लगा। एक कान फाड़ देने वाला धमाका हुआ और शोलों का एक मुहिब बादल आसमान की तरफ उठता हुआ नजर आया, जो ऊपर जाकर फैलता चला गया। ज़ुबैर ने भी रॉकेट फायर कर दिया था। उसका रॉकेट हरकत करते हुए एक ट्रक पर लगा। ट्रक के परखचे उड़ गए। उसके जलते हुए टुकड़ों ने चंद और ट्रकों को भी लपेट में ले लिया था। हमारी दूसरी पार्टियां भी कैंप पर रॉकेट बरसा रही थी। यूं लगता था जैसे इस भारतीय फौजी कैंप पर क़यामत टूट पड़ी हो। रॉकेट अपना काम दिखा रहे थे। कैंप में असला के जखीरे तबाह हो रहे थे। लग रहा था जैसे कैंप में कई आतिशफशां बैक वक्त फट पड़े हों। मुसलसल धमाकों से पहाड़ियां लड़ रही थी। हमारे सामने मोर्चों से अब भी हैवी मशीन गनों से बड़ी जबरदस्त फायरिंग हो रही थी, जिसकी वजह से हमें आगे बढ़ने का मौका नहीं मिल रहा था। मकबूल भी वाच टावर पर नस्ब मशीन गन पर कब्जा करने के बाद सामने मोर्चों पर फायर कर रहा था। दुश्मन अपने सामने मट्टी की बोरियों की वजह से महफूज थे। हमारी चलाई हुई गोलियां उनका कुछ नहीं बिगाड़ रही थी। और फिर एक खौफनाक चीख सुनकर मैं चौंक गया। मैंने उस तरफ देखा और फिर मेरा दिल उछलकर हल्क में आ गया। वाच टावर पर मकबूल को कई गोलियां लगी थी और वो मशीन गन के साथ ढेर हो गया था। सामने वाले मोर्चों से अब फायरिंग में शिद्दत आ गई थी। कमांडर मुहिबुल्लाह ने बेल्ट में उड़सा हुआ हैंड ग्रेनेड निकालकर उसकी पिन खींची और बम को पूरी कुव्वत से मोर्चे की तरफ उछाल दिया। बम मोर्चे से चंद गज आगे गिरा। गर्दो गुबार का एक बादल उठा। मैंने 2 फौजियों को मोर्चे की पिछली तरफ से निकलकर एक तरफ भागते हुए देखा। मैंने अपनी गन का रुख उनकी तरफ मोड़ दिया और वो दोनों ढेर हो गए। मेरा दिल खुशी से बिलियों उछल पड़ा। इस मार्के में दुश्मन के पहले 2 आदमी मेरा शिकार बने थे। कैंप में जगह जगह धमाके हो रहे थे। असला और गोला बारूद के कई जखीरों में आग लग गई थी। आतिशफशां फट रहे थे। फौजी इधर उधर दौड़ते हुए नजर आ रहे थे। हमारे हक में एक जोरदार धमाका हुआ तो मैं उछल पड़ा। वो मार्टिन गन का गोला था जो हमसे तकरीबन 40 गज पीछे गिर कर फटा था, लेकिन हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ था। अपनी मशीन गनों के नाकाम होने के बाद भारतीयों ने मार्टर गनों का इस्तेमाल शुरू कर दिया था। हमारी तरफ से मुसलसल फायरिंग हो रही थी। हमारी दूसरी पार्टियां भी अपने महाज पर जमी हुई थी। मार्टर गनों के गोले हमारे आसपास फट रहे थे। मार्टर गनों के साथ भारतीयों ने अब रॉकेट बरसाना भी शुरू कर दिए थे, मगर ये रॉकेट हमें कोई नुकसान पहुंचाए बगैर हमारे सरों के ऊपर से गुजर रहे थे। नासिर के पास 4 रॉकेट थे। वो चारों रॉकेट फायर कर चुका था। एक आखिरी रॉकेट उसने सामने वाले मोर्चे पर दागा था, जहां से भारी मशीन गन से जबरदस्त फायरिंग हो रही थी। वो मोर्चा तहस नहस हो गया था। मशीन गन भी खामोश हो गई। नासिर ने रॉकेट लॉन्चर नीचे रख दिया और सब मशीन गन उठाकर दौड़ता हुआ आगे की तरफ दौड़ा, लेकिन वो चंद गज से ज्यादा आगे नहीं जा सका। बाईं तरफ के मोर्चे से आने वाली गोलियों की बौछार ने उसे छिलनी कर दिया और वो चीखता हुआ ढेर हो गया। रात बीत रही थी। अंधेरा रुखसत हो रहा था और दिन का बहुत हल्का सा उजाला फैलने लगा था। पहले से तयशुदा मंसूबे के मुताबिक 1 घंटे में कार्रवाई मुकम्मल करके ठीक 5 बजे तीनों पार्टियों को किसी सिग्नल का इंतजार किए बगैर वहां से निकल जाना था। कैंप में अफरा तफरी अब साफ नजर आ रही थी। धमाके अब भी हो रहे थे। धुएं और शोलों के बादल आसमान की तरफ उठते हुए नजर आ रहे थे। कमांडर मुहिबुल्लाह ने मुजाहिदों को वापसी का हुक्म दे दिया। मैं अपनी गन उठाना ही चाहता था कि किसी तरफ से आने वाली एक गोली मेरी गन की नाल के अगले हिस्से पर लगी। मेरे हाथ को जोरदार झटका लगा। गन मेरे हाथ से छूट गई और मैं जमीन पर लेटकर तेजी से पीछे की तरफ रेंगने लगा। मेरा जिस्म पसीने से शराबूर हो गया था
दिमाग में धमाके हो रहे थे और दिल जैसे कन पट्टियों में धड़कता हुआ महसूस हो रहा था। मौत मेरे करीब से आकर गुजर गई थी। अगर गन की नाल रुकावट ना बनती तो वो गोली मेरे सीने में महफूज होती। गोली लगने से गन की नाल टूट गई थी और इस तरह गन बेकार हो गई थी। मैंने दोबारा गन को उठाने की कोशिश नहीं की और पीछे की तरफ रेंगता चला गया। उसके साथ ही मैंने पिस्तौल निकालकर हाथ में पकड़ लिया था। तमाम मुजाहिदीन पिछवाई इख्तियार करते हुए गड्ढे में उतरे जा रहे थे। हमारे आसपास मार्टर गन्नों के गोले अब भी पड़ रहे थे। मैंने उस वक्त खड्ड में छलांग लगाई थी कि एक जोरदार धमाका हुआ और उसके साथ ही कमांडर मुहिबुल्लाह की चीख सुनाई दी और वो लड़खड़ाता हुआ गिर गया। मार्टर के गोले का एक टुकड़ा उसकी टांग में लगा था और खून बह निकला था। मैंने उसे पकड़कर नीचे खींच लिया। बम का टुकड़ा उसकी बाईं टांग में घुटने से कुछ ऊपर रान में लगा था। मेरी फिक्र मत करो, तुम लोग निकल जाओ, कमांडर मुहिबुल्लाह ने दांत भींचकर तकलीफ जब्त करते हुए कहा। हम आपको छोड़कर कैसे जा सकते हैं कमांडर, मैंने कहा।